हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल इसाद यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में अभी तक मैंने 23 टाइप करा दिए हैं और अब कोई टाइप बचा नहीं है। अब जितने भी सवाल मैं कराऊंगा ये लेटेस्ट आए हुए सवाल हैं और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। ठीक, तो मैंने कहा था कि मैं सभी टाइप भी कवर कर दूंगा और साथ ही साथ जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वो सब भी कवर कर दूंगा अच्छे अच्छे। ठीक, तो मैंने टाइप तो करा दिया, अब लेटेस्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे और ये सब लेटेस्ट सवाल है। ये कितना है? लेटेस्ट सवाल, ये कोई टाइप वाइप नहीं है। ठीक है, ये लेटेस्ट सवाल है। चलो, कह रहा गलती से एक धनात्मक भिन्न का विक्रम स्वयं के स्थान पे टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। कह रहा भिन्न का मान क्या था? तो ये सवाल जो है ना, ये वाला सवाल, ये आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन में लिख लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ये है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है 3/4 और चौथा ऑप्शन है 1/4। कह रहा गलती से एक धनात्मक भिन्न का विक्रम स्वयं के स्थान पे टाइप हो गया। मतलब एक भिन्न था, जब हमने उसको लिखा तो वो उल्टा लिख गया। धनात्मक विक्रम का मतलब होता है उल्टा लिख गया। तो इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। तो कह रहा भिन्न क्या थी? देखो भाई, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊँ तो मान लो भिन्न थी 1/2। अब मैंने इसको जब लिखा तो गलती से 2 लिख गया। तो खुद बताओ भाई, ये तो 1/2 है, मतलब आधा है, और ये तो 2 हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि इसका जो मान है वो 175/4% कम हो गया। अब कम हो गया, यहाँ पे देखो कम हो गया, यहाँ पे तो बढ़ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक, ये वाला ऑप्शन। अब मैं 4/3 ले लूँ, 4/3 ले लेता हूँ तो जब इसको लिखूंगा तो 3/4 हो जाएगा। अब देखो ये दिख रहा है, 4/3 का मतलब होता है 1/समथिंग और 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो ये कम हो रहा है। ठीक, अब ये कम हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे, ये वाला ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलो ट्राई करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करो, पहले 4/3 लिख दो और फिर 3/4, मतलब उसको लिखना था 4/3, उसको 4/3 लिखना था। ये वाला टाइप में करा चुका हूँ। उसको 4/3 लिखना था, लिख दिया 3/4, है ना, जिसमें गलती हो जाती है। 3/4 लिख दिया। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो कोई संख्या लिखनी है ना, यहाँ पे कोई संख्या होती है। ये संख्या क्या होती है ना भाई, उसको किसी संख्या को 4/3 लिखना था, उसने 3/4 लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये जो संख्या होती है कैसे निकालते हैं? तो ये निकालने का तरीका होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इनका आप क्या ले लो, इनका आप एलसीएम ले लो। मतलब 4 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। तो ये संख्या 12 हो जाती है। तो यहाँ पे 12 लिख दो, यहाँ पे भी 12 लिख दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको काट देगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 16, और ये इसको काट देगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 9। मतलब अगर 4/3 लिखते, 4/3 लिखते तो 16 आता, और 3/4 लिखते तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखो यहाँ पे कितना कम हो गया, तो कहोगे 7 कम हो गया। किस पे? 16 पे, इंटू 100। तो सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे तो 25 बार, और 4 से काटोगे तो 4 बार, तो हो जाएगा 175/4%। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यही सवाल में देखो दिया है, यही सवाल में दिया है, मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं गलती से एक धनात्मक भिन्न का जो विक्रम है स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। 175/4% कम हो गया। तो कह रहा भिन्न का मान बताइए। तो जब भी आप ऑप्शन से सवाल किया करो, है ना, कोई एक ऑप्शन उठा लो, है ना, और उससे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दो। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है वही उसका राइट आंसर हो जाता है, वही उसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, आए समझ। ये वाला क्यों ऑप्शन ले लिया भाई? देखो ये पहले 1/2 था, फिर 2 हो गया। ये तो भाई कम ही नहीं हुआ, ये तो बढ़ गया ना। अब हमको बोल रहा है कम हो गया, तो ये बढ़ गया है, तो ये तो ही नहीं, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे भाई। 3/4 इसको जब लिखोगे, 4/3 लिखोगे तो ये तो बढ़ जाएगा। 1/4 जब इसको लिखोगे, 4 लिखोगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, इससे आप आंसर निकाल देते। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अब जितने भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे अब आपको मिलेंगे, है ना। तो लेटेस्ट सवाल, ये भी लेटेस्ट सवाल है। चलो भाई, कह रहा ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है और डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय का अंतर 23,000 है तो कह रहा है ए की आय क्या है? ए की आय बताना। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 4 लोगों की बात हो रही है। एक बात हो रही है ए की,
एक बात हो रही है बी की, और एक बात हो रही है सी की, और एक बात हो रही है डी की। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है। किससे? बी की आय से। तो जिससे से लगा रहता है ना उससे कंपेयर होता है, और जिससे कंपेयर होता है उसको 100 मान लिया करो। तो इसको 100 मान लो, और इससे बी से 20 कम क्या है? ए है, तो ये 80 हो जाएगा। अब इतनी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। तो सी जो है इन दोनों के योग का 70%, तो इन दोनों का योग क्या है? 180। 180 का जब 70% निकालोगे 126 आएगा। तो यहाँ पे सी कितना आ गया? 126 आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय कितनी है? 126, इससे 25% अधिक है, मतलब 125/100। 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे तो यह आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा, है ना, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 63 का 5 पे करोगे तो 315/2, तो ये हो जाएगा 315/2। ठीक है। ये सब रेशियो होता है, ये सब क्या होता है? रेशियो होता है। अब देखो ध्यान देना, रेशियो जो होता है ना वो प्रॉपर होता है। रेशियो क्या होता है? प्रॉपर रेशियो होता है ना, मतलब बटे बटे में कुछ नहीं होता। रेशियो कभी भी अगर आपको लिखना है तो प्रॉपर लिखिए। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो इसको 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 हटाने के लिए क्या करो? सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 160, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 200, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 252, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 315। अब देखो ए बी सी डी सबका रेशियो आ गया। अब क्या बोला है? कह रहे यदि बी और डी की आय का अंतर 23,000 है तो कह रहा है ए की आय बताइए। देखो बी और डी, तो बी और डी की आय का अंतर कितना है? बी और डी की आय का अंतर, बी कितना है? 200 और डी कितना है? 315, तो अंतर क्या है? 115 यूनिट, और यही वैल्यू दी गई है 23,000 की। जब इसको ये काटेगा तो आ जाएगा 200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। कह रहा है ए की आय बताइए। तो ए की आय कितनी? 160 यूनिट। एक यूनिट 200 के बराबर है, तो 160 यूनिट क्या हो जाएगा? 160 गुणे 200, मतलब 32,000। 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में आ रहा भाई लोग? है ना, इजी सवाल है। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। अब जितने भी सवाल आएंगे सब लेटेस्ट सवाल आएंगे, लेटेस्ट सवाल आएंगे। ठीक है, जितने भी सवाल आएंगे सब लेटेस्ट सवाल आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है तथा ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी की आय के 70, ए की आय बी के व्यय के 70, व्यय मतलब होता है खर्च, ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो कह रहा है ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। ठीक, ये भी लेटेस्ट सवाल है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, तो पहले इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है ना, और फिर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया। तो इनकम में जब एक्सपेंडिचर घटा देते तो सेविंग का रेशियो आ जाता है। इतनी तो आपको पता होगा। सेविंग्स माने होता है बचत, इनकम माने होता है आय, एक्सपेंडिचर माने होता है व्यय, इसको खर्च भी बोलते हैं, और सेविंग्स का मतलब होता है बचत। अब समझो, कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है, बी की आय से 60% कम है, आय की बात हो रही है। तो ए की आय कितनी है? बी की आय से 60% कम है। तो अगर बी को मैं 100 मान लो, तो ए 60 कम है मतलब 40 है, तो इसको काट लो, 20 से काटो 2 बार, 20 से काटो 5 बार, तो ये एक रेशियो आ गया, है ना, इनका ये क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। कह रहा ए का व्यय मतलब खर्च बी के खर्च का 60% बराबर है, बी के खर्च का 60%। तो अब देखो यहाँ पे बी को मान लो 100, तो इसका 60% ए है, इसका खर्च मतलब इसका 60%, तो 100 का 60% क्या होता है? 60। ये हो जाएगा 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5 बार, ये इनका खर्च का रेशियो आ गया। तो इनकम का रेशियो ये है और खर्च का रेशियो ये है। अब देखो ध्यान देना, इनकम का रेशियो ये है और खर्च का रेशियो ये है। तो अब क्या करो, अब ध्यान से देखिए, जो होता है ना रेशियो, जो होता है इनका रेशियो अलग है, तो इसको मैं काट सकता हूँ, इनका रेशियो अलग है और इनका रेशियो अलग है। तो इनके रेशियो और इनके रेशियो ये ना समझना कि इनका सेम रेशियो, ये रेशियो अलग अलग है। तो इसको इनकम वाले को जब भी ऐसा सवाल आया करे, इनकम वाले को एक्स मान लिया करो, है ना, और एक्सपेंडिचर वाले को वाई मान लिया करो। तो मतलब इनकम का जो रेशियो है वो ए में 2x है और बी में 5x है, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का जो है वो वाई मान लिया करो। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पे सेविंग्स का रेशियो अलग आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, कह रहा है ए की आय बी के खर्च के 70% बराबर। अब देखो ध्यान से देखो, ए की आय कितनी है भाई? 2x, और बी का खर्च कितना है? 5y, इसके 70% बराबर। 70% मतलब होता है 70/100, तो 0 0 गया, 5 से काट दोगे 2 बार, यहाँ पे सॉल्व करोगे, है ना, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/4।
एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4 आ जाएगी। अब देखो समझो, मतलब यहाँ पे देखो ये बस लैंग्वेज पढ़नी होती है। कह रहा है ए की आय कितनी 2x लिख दिया। बी के खर्च कितना, बी का खर्च कितना खर्च 5y के 70% बराबर है, तो इसका 70% निकाल दिया। तो यहाँ पे रेशियो आ गया एक्स और वाई का रेशियो आ गया, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14, 7 पना 35। अब यहाँ पे y की वैल्यू 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चौके 12 और ये 20 हो जाएगा। अब बस अब आंसर आ गया। देखो ए है 14 रुपये कमाता है, ए की इनकम कितनी है 14 रुपये, जबकि खर्च कितना करता है 12, तो कितना बचाता होगा 2। भाई 14 रुपये कमाता है, 12 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 2 रुपये। जबकि बी में देख लो, बी 35 रुपये कमाता है, 20 रुपये खर्च करता है, तो कितना बचाता होगा 15। तो ये जो रेशियो आया है वो आ गया है सेविंग्स का रेशियो आ गया। ये जो रेशियो आया है वो किसका आ गया, सेविंग्स का रेशियो आ गया। आ रहा समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, आसान सवाल है ये, ठीक है, समझ में आया। बस इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि इनकम का रेशियो एक्स में मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर का रेशियो वाई में मान लेते हैं और एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेते हैं और यहाँ सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये भी लेटेस्ट सवाल है। अब जितने भी सवाल मैं कराऊंगा वो सब लेटेस्ट सवाल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, करा ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% भाग एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। ए और बी के वेतन समान है तथा उनके दान में 259 रुपये का अंतर है। ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है आपको बताना है, ठीक। तो ये जब ये आया था, है ना, ये सवाल आया था तो बहुत ही ये ट्रेंड में चला था, ये बहुत मतलब हर एग्ज़ाम में सवाल आ रहा था, ठीक। तो देखो कैसे करना है। देखो 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए अपने वेतन का 8%, बी अपने वेतन का 7% और सी अपने वेतन का 9% भाग दान में कर देते हैं। मतलब ए 8% भाग, बी 7% भाग और सी 9% भाग ये लोग दान में दे देते हैं। और बोल रहा है कि ए और बी का वेतन सेम है, मतलब इनका सेम वेतन है, ए और बी का वेतन सेम है। और क्या कह रहा है कि उनके दान में 259 रुपये का अंतर है। खुद बताओ, ए कितना दान देता है 8%, बी कितना दान देता है 7%, तो इनमें इनके बीच में अंतर कितना है 1% का, और यही वैल्यू है 259 की। 1% की वैल्यू 259 है, अगर 100% की वैल्यू निकाली जाए तो आ जाएगा 259,000, तो ये इनका वेतन आ जाएगा। मतलब 100% की जो वैल्यू होती है वही तो वेतन होता है। मतलब इसका भी वेतन कितना है 25,900, क्योंकि दोनों का वेतन सेम है, तो इसका भी वेतन कितना है 25,900, दोनों का वेतन सेम है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। देखो भाई, अगर मैं ए और बी का कुल दान निकालूं तो ए कितना दान देता है 8% और बी कितना दान देता है 7%, तो अपने वेतन के दोनों मिला दिया जाए तो 15% दान देते हैं। तो देखो 259,000 ये इनका वेतन है, इसका 15% निकाल दें तो 2 0 गए, है ना, 9 पर 45, 4 हासिल, 5 5 25 और 4 29, 2 हासिल और 5 दूनी 10 12, और यहाँ पे आ जाएगा 259, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। मतलब ये आ गया है, ये ए और बी का कुल दान है, ए और बी का कुल दान। तो ए और बी का कुल दान कितना आया है 3885, ए और बी का कुल दान, जो कि सी के दान से कितना ज़्यादा है 1185। ए और बी का कुल दान ये है, सी के दान से कितना ज़्यादा है 1185। तो अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू निकालूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे आके घट जाएगी। तो जब ये घटेगी तो 5 में 5 गया 0, 8 में 8 गया 0, 8 में 1 गया 7 और 3 में 1 गया 2, तो ये सी का दान आ गया। तो सी कितना रुपये दान करता है 2700 रुपये दान करता है। सी कितना दान करता है 2700 रुपये दान करता है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, सी का दान 2700, जबकि 2700 सी के दान परसेंटेज में कितना दिया 9%, मतलब 2700 की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 की वैल्यू क्या है 2700। 1% जब निकालोगे 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, तो 100% जब निकालोगे तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ से 30,000 आ जाएगा, मतलब सी का वेतन कितना है 30,000, सी का वेतन कितना है 30,000। अब देखो सब कुछ पता चल गया,
ए का वेतन पता चल गया, बी का वेतन पता चल गया, सी का वेतन पता चल गया। ए का दान 8% है, बी का दान 7% है, सी का दान पता चल गया है ना 2700 है। तो अब देखो वो कह रहा है, कह रहा है ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। देखो भाई बता, ए और सी का कुल दान, तो ए का दान निकाल लेते हैं। ए का दान कितना है, ए का दान कितना है, देखो ए का दान कितना है, तो इनकी इनकम कितनी है इतनी, इसका 8% ए दान करता है, तो 8% निकालो। जब निकालोगे 8 नया 72, 7 यहाँ से 8 पंच 40, 47, 4 यहाँ से 8 दूनी 16 और 20, तो ये ए का कुल दान आ गया। ए का कुल दान कितना आ गया 2072 रुपये। और सी का दान हमें पता है, सी का दान कितना है 2700 रुपये। तो टोटल क्या आ गया 4772 रुपये। तो ये ए और सी का कुल दान आ गया। तो कह रहा है ए और सी का कुल दान जो कि कितना है 4772। और क्या कह रहा है ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ए बी सी के, तो ए बी सी इनका कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, तो जोड़ दो। 25,900 ये ए का वेतन है, और 25,900 ये बी का वेतन है, और 30,000 ये सी का वेतन है। तो जोड़ दो, 0 0 9 9 18, 1 हासिल 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 3 7 1 8, तो हो जाएगा 81,800 और इनटू आ जाएगा 100। तो 2 0 2 0 गए, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.8% आ जाएगा, 5.8% आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। आ रहा सुने, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और ये सवाल बहुत ही, जब ये सवाल नया नया बना था तो बहुत ही ट्रेंड में चला था, बहुत ही सारे एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। ठीक, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ए जो है, ए अपने वेतन का 8% दान देता है, बी अपने वेतन का 7% दान देता है, और सी अपने वेतन का 9% दान देता है। और बोला गया था कि ए और बी का वेतन सेम है, ए और बी का वेतन सेम है। और बोला गया था कि ए और बी के जो दान का अंतर है ना, वो 259 है। तो इनके दान का अंतर क्या है, परसेंटेज में 1 है, और यही वैल्यू 259 है। तो 100% निकाल दोगे तो 25,900 आ जाएगा। ये 100% जो होता है ना, वो दान हो जाता है, वो वेतन हो जाता है ना, क्योंकि अपने वेतन का इतना दान कर रहा है। तो 25,900 ये ए का वेतन है, और 25,900 ये बी का वेतन है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ने निकाला, अब यहाँ पे हम लोग ने सी का वेतन निकाल दिया। तो सी का वेतन निकाला, तो सी का वेतन कितना आ गया 30,000 आ गया। अब जो सवाल पूछा था उसके हिसाब से आंसर बता दिया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है, 1-2 बार लगाइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70, ये भी लेटेस्ट सवाल है, ये भी क्या है लेटेस्ट सवाल है। चलो भाई 70 देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था, वह 3 मदों पे खर्च करता है, वह 3 मदों में खर्च करता है, एक ई पे, एक टी पे, एक पी पे, और शेष राशि उसकी बचत थी। ई आय का 50% है, टी ई का 20% है, पी टी का 15% है। जब उसकी आय 40% बढ़ जाती है तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% है और पी टी का 20% हो गया है। तो उसकी नई बचत पहले की बचत से कितने प्रतिशत अधिक थी। ये भी देखो, ये सवाल जब आया था ये भी बहुत ट्रेंड में चला था। ठीक, और ये सवाल लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, इनमें आपको डरना नहीं होता है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे एक आदमी है, उसकी इनकम जो है, वो अपनी इनकम जो है वो 3 चीज़ों में खर्च करता है। एक ई पे खर्च करता है, एक टी पे खर्च करता है, एक पी पे खर्च करता है, और बाकी सेविंग्स है उसकी। एक आदमी है, एक आदमी की जो इनकम है वो अपने 3 चीज़ों पे खर्च करता है, एक ई टी पी और सेविंग्स, है ना। शॉर्टकट में लिखेंगे। अब देखो, मान लेते हैं उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम है 100x, मान लो उसकी इनकम क्या है 100x। अब क्या कह रहा है कि ई जो है आय का 50% है, ई जो है आय का कितना है 50%, तो इसका 50% क्या होगा 50, तो 50x। आगे बढ़ते हैं। टी ई का 20% है, टी जो है उसका 20% है। भाई देखो 50 का 20%, 50 का 20%, तो 20, ये 2 बार काट देगा, ये हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 10x। आगे बढ़ते हैं, जैसा बोलता जाए बस वैसा पढ़ते जाइए। पी टी का 15% है, पी जो है वो टी का 15% है, तो टी की वैल्यू कितनी है 10x, इसका 15% निकाल दो, 0 0 गया तो 1.5x, ये हो जाएगा 1.5x। तो देखो व्यक्ति की इनकम कितनी थी 100x थी, उसने ई पे 50x खर्च कर दिया, टी पे 10x खर्च कर दिया, और पी पे 1.5x खर्च कर दिया। तो टोटल मिला दो तो 50 10 60 और एक 61.5,
61.5 जब घटाओगे तो आ जाएगा 38.5x, ये इसकी सेविंग्स आ जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब उसकी आय 40% बढ़ जाए, मान लो देखो पहले उसकी इनकम कितनी थी 100x थी, अब इसको 40% से बढ़ा दोगे, 40% बढ़ा दोगे तो 100x का 40% कितना होता है 40 होता है। जब 40 से बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा, तो ये इसकी नई इनकम हो गई। ठीक है, तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा। ई के औसत स्तर को बनाए रखने का मतलब है कि ई पहले इनकम का 50% खर्च करता था, अभी भी 50% खर्च करता है, तो इसका 50% क्या होगा, इसका 50% मतलब 140 का 50%, तो 0 0 गया, 0 0 गया तो आ जाएगा 70x। तो कह रहा है ई जो है वो अपने औसत स्तर को बनाए रखता है। ई का टी जो है टी जो है वो ई का 30% है, तो इसका 30%, टी जो है वो ई का 30% है, तो देखो 70 का 30%, 70x का 30%, तो 30/100, 0 0 गया तो ये हो जाएगा 21x, तो ये आ गया 21x। बस जैसा बोलता जाए वैसा करते जाइए। आगे बोला पी जो है वो टी का 20% है, पी जो है वो टी का 20%, तो टी की वैल्यू कितनी है 21x, 21x का 20% निकाल तो 20/100, तो 0 0 गया, यहाँ सॉल्व करोगे तो 4.2x, तो ये हो जाएगा 4.2x। अब देखो अब इसकी इनकम कितनी है 140x है, अब इनकम कितनी है 140x है। ठीक, और जिसमें से ई कितना खर्च कर रहा है 70, टी कितना खर्च कर रहा है 21 और पी कितना खर्च कर रहा है 4.2। जब इनको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 40 और 70 और 21 91, 91 4 95, 95.2, 95.2, तो 95.2 है ना। और जब 140 में घटा दोगे, 140 में 95.2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.8, जो हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये बच जाएगा 13 में से, तो ये भी जाएगा 4, तो हो जाएगा 44.8x। तो पहले उसकी सेविंग्स इतनी थी 38.5, अब उसकी सेविंग्स कितनी है 44.8x। कह रहा है तो उसकी नई बचत पहले वाली बचत से कितने % अधिक है। तो देखो पहले कितनी बचत करता था 38.5x, अब कितनी बचत कर रहा है 44.5x, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई 6.3x की बढ़ोतरी हो गई। किस पे 38.5x पे इंटू 100, तो x से x गया, पॉइंट से पॉइंट गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 16.4%। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, कैलकुलेशन आप कर लेना, इसको काट पीट के आप आंसर निकाल देना। तो 16.4% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 16.4%। आगे देखिए, बढ़िया सवाल थे कि नहीं, अच्छे लेवल के सवाल हैं सब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आपको एक एक सवाल सॉल्व करना है, जितने मैं सवाल करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है और सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप कोई सवाल छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आते हैं, ये भी लेटेस्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहे एक निर्वाचक क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं शिक्षित है, तो कह रहा है शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितने % अधिक। बहुत ही आसान सवाल है। देखो भाई, मान लेते हैं कि टोटल जनसंख्या कितनी है 100x है, जिसमें से बोला जा रहा है कि मेल कितने हैं 55%, तो मेल कितने हैं 55% है, तो इसका 55% कितना होता है 55x। और फीमेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बाकी शेष फीमेल है, तो मेल अगर 55 है तो फीमेल कितने हो गया 45x। आगे देखते हैं, कह रहे यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका 40% क्या होगा 55x का 40%, तो 40/100, तो 20 से काटोगे तो 2 बार, 20 से काटोगे तो 5 बार, 5 से काटोगे तो 11 बार, तो यहाँ पे 22x ये पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चे कितने 33x ये पढ़े लिखे। जिसमें मैंने कट्टा बना दिया मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, और जिसमें मैंने साइन बना दिया, टिक का साइन बना दिया, वो मतलब वो पढ़े लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो 40% महिलाएँ शिक्षित हैं, 40% महिलाएँ शिक्षित हैं, तो इसका 40% निकालो, तो 45x का 40%, 20 से काटो 2 बार, 20 से काटो 5 बार, 5 से काटो 9 बार, तो 9 दूनी 18, तो 18x ये महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो बच्चे कितने 27x ये पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आप पूछ क्या रहा है, कह रहा है शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है 33x, और कह रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है 27x, तो कह रहा है कितने % अधिक है। तो देखो रेशियो तो काट दो, 3 से काट दो 11 बार, 3 से काट दो 9 बार, तो कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, किससे 9 से, अशिक्षित महिलाओं से पूछ रहा है ना,
तो 2/9 आपको याद होगा 22 सही, 2/9 आपको याद होगा कि 2 सही 22 सही है ना, 2/9%, तो 22 सही 2/9% इसका आंसर हो जाएगा। 22 सही 2/9%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया सवाल है कि नहीं, इजी सवाल है कि नहीं, है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया गया टैक्स 20% से कम होकर 16% हो गया। मतलब उसकी आय जो है वो 20 लाख रुपए से बढ़ गई है, लेकिन टैक्स जो है वो 20, पहले वो 20% देता था, अब वो 16% दे रहा। ठीक, वह अभी भी पहले जितनी ही राशि कर देता है, कर मतलब टैक्स देता है, तो उसकी कह रहा है उसकी नई इनकम बताइए, नई राशि बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है 72। तो ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अमन की जो वार्षिक आय वो 20 लाख रुपए से बढ़ गई। मान लो उसकी आय कितनी थी, मान लो उसकी आय थी x रुपये, x लाख रुपए थी, मान लो उसकी आय x लाख रुपए थी, उसकी इनकम x लाख थी, और उसकी आय जो है वो 20 लाख रुपए से बढ़ गई। तो x + 20, और x + 20 लिखने का मतलब ये हो गया कि ये लाखों में चल रहा है, ये भी लाखों में है, ये भी लाखों में है। ठीक, पहले उसकी आय कितनी थी, इनकम कितनी थी, x रुपये थी, अब 20 से बढ़ गई तो x + 20 हो गया। पहले वो कितना टैक्स देता था, पहले वो 20% टैक्स देता था, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका 20% निकाल देंगे, ये इसका टैक्स था। अब वो 20% से घट कर 16% हो गया, तो मतलब अब वो 16% टैक्स देता है। ठीक, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि वो अभी भी पहले जितनी राशि ही टैक्स देता है, मतलब पहले जितना टैक्स देता था अभी भी वो टैक्स उतना ही देता है ना। परसेंटेज में तो चेंज हो गया है, परसेंटेज में तो चेंज हो गया है, लेकिन टैक्स उतना ही है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब पहले जितना टैक्स देता था अभी भी जितना टैक्स देता वो दोनों बराबर थे। यहाँ पे देखो ये 100 से 100 कट गया। ठीक, 20 से 5 से काटोगे या 4 से काटोगे तो 5 बार, 4 से काटोगे तो ये 4 बार, इसका गुणा करोगे तो ये जाएगा 5x, और यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 20 × 4 80 हो जाएगा। तो 5x में 4x गया तो x बराबर हो जाएगा 80 लाख रुपए। ठीक, तो उसने देखो अगर वो पूछा होता कि उसकी इनकम, पहले वाली इनकम कितनी थी, तो पहले वाली इनकम हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 लाख रुपए आ गई। मतलब उसकी पहले वाली इनकम कितनी थी, 80 लाख रुपए थी, लेकिन पहले वाली नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उसकी न्यू इनकम बताइए, न्यू इनकम बताइए। तो भैया न्यू इनकम पहले इनकम कितनी थी, 80 लाख रुपए, अब 20 लाख से बढ़ गई है, तो +20 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 100 लाख रुपए, 100 लाख। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, तो बस यहाँ पे एक परसेंटेज में क्या होता है कि आपको एक लैंग्वेज पकड़नी होती है और उसी से पूरा खेल हो जाता है। इसमें मेन लैंग्वेज जानते हो क्या था कि पहले जितना टैक्स देता था अभी भी उतना टैक्स देता है, मतलब ये लैंग्वेज थी। यहाँ से आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी लेटेस्ट सवाल है, ये भी लेटेस्ट सवाल है। चलिए भाई, कह रहे यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम, वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो कह रहा 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। अब ये सवाल देखो, ये सवाल जब आया था ये भी सवाल बहुत धूम मचाई था, इसने भी बहुत सारे पेपर में ये सवाल आया था। ठीक, तो कह रहे यदि 120 को x% कम करने से, यदि अगर मैं 120 को x% कम कर दूँ, तो किसी को अगर x% कम करना है तो 100 में से घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे 100 - x% आएगा, परसेंट मतलब नीचे 100 आ जाएगा। तो 120 को मैंने x% से कम कर दिया और 40 को मैंने x% से बढ़ा दिया, तो 40 को जब मैं x% से बढ़ा दूंगा तो x + 100 + x/100 हो जाएगा। तो 120 को x% कम करने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही 40 को x% बढ़ाने से भी प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। तो 100 से 100 गया, 40 से काट दोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300, ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 + x, तो ये 300 में से 100 गया तो क्या आएगा 200, और ये हो जाएगा 4x।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x की वैल्यू 50 आ गई। ठीक, अब क्या बोला है, कह रहा 210 का x%, तो 210 का x%, x मतलब 50% तो 50/100, तो 0 0 गया, 0 0 गया, क्या आ गया 105, तो 210 का x% तो 105 है। कह रहा 180 के x + 20%, x + 20, x की वैल्यू कितनी है 50, और 50 + 20, 50 + 20 कितना हो गया 70%, तो 70/100, तो 0 0 गया, 0 0 गया, 126 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 210 का x% जो कि 105 और 180 के x + 20% मतलब जो कि 126 है, से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना कम है, ये वाली वैल्यू से कितना कम है, तो कहोगे कितना कम है, 21 कम है, किस पे 126 पे इंटू 100, सॉल्व कर लो, है ना। ये 21 इसको काट देगा 6 बार, और 1/6 आपको पता ही होगा, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। आ रहा समझ, आसान सवाल है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है ना। कह रहे यदि a का 20% b है, तो कह रहा 20 का b% किसके बराबर है। देखो भाई a का 20%, तो 20% हटेगा नीचे क्या आ जाएगा b, तो ये b है। तो कह रहा है b का 20 का 20% क्या होगा, b का b%, तो b% हटेगा नीचे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस 20 लिखो और b की वैल्यू रख दो, तो b की वैल्यू क्या है a × 20/100, और नीचे एक और 100 है ना, इंटू सॉल्व कर लो, तो 0 0, ये 0 0 गया, ठीक, और 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 4/100 इंटू a, और 4/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4%, तो a का 4%, इसका राइट आंसर। तो देखो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ये गजब का सवाल है, ये नंबर सिस्टम में भी आपको मिलेगा, है ना, ये भी लेटेस्ट सवाल है, और ये नंबर सिस्टम में भी आपको मिलेगा, ठीक, तो वहाँ पे भी मिलेगा ये सवाल, लेटेस्ट सवाल है। कर एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में संख्या और इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके व्युत्क्रम के योग के 25% के बराबर है ना, इसके और इसके व्युत्क्रम के योग के 25% के है, तो कह रहा संख्या का 4th पावर इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो भाई समझना, कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है, मान लो x है, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x का अंतर, संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, इसके और इसके व्युत्क्रम के योग, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे इसके और इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है, मतलब इसका 25% ये अंतर है, इसका 25%, इसको भाई अगर मैं 100 मान लूँ, इसका 25% क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 25 से काटूंगा, 25 से काटूंगा तो 4 बार, तो यहाँ पे देखो x - 1/x, x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई, 1/4 आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा आपको, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये कंसेप्ट होता है। तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, वहाँ पे भी यूज होगा, और जब अलजेब्रा पढ़ाऊँगा वहाँ पे भी यूज होगा। अभी आप बस समझ लो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। देखो जब भी ऐसी चीज़ आ जाए, एक वही चीज़ प्लस में हो वही चीज़ माइनस में हो, जब भी ऐसी चीज़ आ जाए वही चीज़ प्लस में हो वही चीज़ माइनस में हो, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो चीज़ लगा सकते हैं। तो जब एक बार इसको जोड़ना होता है और ऊपर लिखना होता है, और एक बार इसको घटाना होता है और नीचे लिखना होता है। जब इसको जोड़ेंगे ना, तो जब जोड़ेंगे तो पहली वाली वैल्यू आती है, तो लिखो x, और जब घटाओगे तो दूसरी वाली वैल्यू आती है, तो लिखोगे 1/x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो चीज़ यहाँ पे की वहाँ यहाँ पे करना पड़ता, पहले इसको जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और जब घटाओगे तो कितना आएगा 4 में से 1 क्या, तो आएगा 3, ये x ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा x² की वैल्यू हो जाएगी 5/3, मतलब x² की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है संख्या के 4th पावर, संख्या के 4th पावर, इसका 4th पावर क्या होगा x की पावर 4, और इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका वर्ग क्या होगा x²। अब इनका देखो हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसको काट पीट के। देखो ये x की पावर 4 है और ये x² है,
अब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5/3, तो 5/3 रेशियो 1। अब देखो क्या ये रेशियो होता है, ये परफेक्ट रेशियो होता नहीं होता है। इसको रेशियो परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए हमें नीचे वाली वैल्यू हटानी पड़ती है। तो नीचे वाली वैल्यू हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से, ये 3 कट जाएगा तो 5/3। तो देखो बोला है इसका जो 4th पावर है वो 5 है और इसका जो स्क्वायर है वो 3rd है। से कितना प्रतिशत, से कितना प्रतिशत है, से कितना प्रतिशत है आपको बताना है, कितना प्रतिशत अधिक है आपको बताना है। तो 5 जो है वो 3 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 2 ज़्यादा है, किससे, 3 से, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 66.2/3%, ये इसका आंसर है, 66.2/3%। 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। समझ में आया। ये सवाल आपको नंबर सिस्टम में भी मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए भाई, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, ये भी लेटेस्ट सवाल है। तो अब जितने भी सवाल मैं कराऊंगा वो 1, 2, 3 साल में आए हुए सवाल होते हैं, लेटेस्ट सवाल होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, मतलब 4% लोगों ने पेपर नहीं दिया। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र पास नहीं हुआ। जितने लोगों ने पेपर दिया उसमें से 10% लोग पास नहीं हो पाए, मतलब फेल हो गए। शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले और 432 छात्र परीक्षा को पास कर गए, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। कह रहे विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखो भाई ये भी सवाल बहुत आसान है ना, जैसे ऐसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। तो बोल क्या रहा है, मान लेते कह रहा है छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो मान लो छात्रों की कुल संख्या x है, ठीक। अब 4% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, कुल छात्र इतने हैं। अब 4% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, 4% लोगों ने पेपर नहीं दिया तो कितने दिए होंगे, 96%, क्योंकि 100 पे खेल होता है पूरा। तो 96% इसका निकाल दो। तो टोटल छात्र कितने थे, x थे। 4% लोगों ने पेपर नहीं दिया तो कितने दिए होंगे, 96%। तो इसका 96% निकाल दिया। तो ये वो संख्या आ गई जिन्होंने पेपर दिया। अब पेपर जो देते हैं उसमें कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। इसमें बोला 10% लोग फेल हो गए। अब खुद बताओ, इसका 10% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 90%। तो यहाँ पे लिख दो 90/100। बस यही चीज़ आपको पकड़नी होती है। ये चीज़ समझ में आ गई तो हो गया। अब देखो शेष छात्रों में से ये जो बच्चे हैं जो फेल हो गए और जो पास हुए, ये पास हो गए, ये टोटल थे। उसमें से 4% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया तो 96% लोगों ने पेपर दिया, तो ये पेपर देने वाले हो गए। पेपर दिए होंगे तो पास दिए होंगे, फेल होंगे। 10% लोग फेल हो गए तो बच्चे कितने पास, ये पास वाले हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि शेष छात्रों में से 50% लोग को डिस्टिंक्शन मार्क मिल गया। डिस्टिंक्शन मार्क मतलब उनको पास कराया गया और 432 छात्र परीक्षा को पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन मार्क नहीं मिला। तो इसमें इतने लोगों में से 50% लोगों को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मार्क मिला है। तो 50% लोगों को डिस्टिंक्शन मार्क मिला है तो 50% ऐसे होंगे जिनको डिस्टिंक्शन मार्क नहीं मिला होगा, वो पास हो गए होंगे। तो भाई ये हमें वही वैल्यू दी है 432, तो जो वैल्यू दी होती वही वैल्यू यहाँ बनानी होती। तो 50% लोगों को डिस्टिंक्शन मार्क दिया गया, 50% लोग हैं जिनको डिस्टिंक्शन मार्क नहीं दिया गया। यही वैल्यू हो जाएगी 50%। अगर हम इसका निकाल देंगे तो ये वो छात्र आ जाएंगे जिनको डिस्टिंक्शन मार्क नहीं दिया गया और ये पास हो गए। और यही वैल्यू दी गई 432 की, यही वैल्यू दी गई 432 की। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ पे 0 0 गया, 0 0 गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, 9 से काट दो। 9 से जब काटोगे तो 9 से काटोगे, 9 चौके 36, 9 अट्ठे। अब 48 से काट दो तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक। और 5 दूनी 10 से काट दो तो 1 0 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 ये, 1 0 ये, 1000। तो x की वैल्यू 1000 आ जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ, ठीक है। तो ये होता है सवाल करने का तरीका, ठीक है। चलो भाई आज तक यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं इसमें। अब जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ है ना, 76 हो गए, 10 सवाल और बचे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सब करने हैं, मैंने पूरे टाइप करा दिए। अब जितने लेटेस्ट सवाल हैं वो भी करा दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको किसी बुक या किसी कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सबका कोर्स देख रहा हूँ, सबके कोर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से हर चीज़ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।